हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन वरिशारिया और आज हम लोग इंडियन पिनल कोड 1860 में आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस। देखिए, प्राइवेट डिफेंस को लेकर इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जहां मैंने प्राइवेट डिफेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात की थी कि प्राइवेट डिफेंस की अवधारणा क्या होती है। आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो प्राइवेट डिफेंस में देखेंगे हम, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस आपके दो तरीके के राइट को बताता है। एक तो ऑफ द बॉडी, शरीर के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा, और आपका एक बताता है आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, राइट। तो आज हम लोग जो प्रोविजन यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 100 से लेके 102 तक के जो प्रोविजन है वो किसी की प्रॉपर्टी, मानव शरीर की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, मानव शरीर जो होता है उसके संबंध में जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है उसको लेके आज हम बात करने वाले हैं, उसको लेके आज हम यहाँ पर प्रोविजन बताने वाले हैं, राइट। सो 100 से लेके सेक्शन 102 तक के जो प्रोविजन आएंगे वो प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी से रिलेटेड माने जाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि प्राइवेट डिफेंस जो होता है, निजी प्रतिरक्षा जो होती है, वो दो तरीके के राइट को लेके होती है। सबसे पहले होता है ऑफ द बॉडी और दूसरा होता है ऑफ द प्रॉपर्टी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है शरीर के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा और संपत्ति के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा। क्लियर? तो देखेंगे यहाँ पर जब शरीर की बात करेंगे, मानव शरीर की बात करेंगे, जब मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जब प्राइवेट डिफेंस की बात करेंगे, इसका मतलब है कि चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी को अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे ऑफेंस के बारे में आपको बताता है, ऐसे अपराधों के बारे में आपको बताता है कि जिनमें अगर कोई पर्सन ऐसे ऑफेंस करने के लिए जाता है तो ऐसे पर्सन जो वहाँ पर विक्टिम होता है उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। तो उससे रिलेटेड 3 प्रोविजन आपको यहाँ पर मिलेंगे, उनके 3 पॉइंट में हम लोग स्टडी करेंगे। टू कॉज डेथ, इसका मतलब है कि मृत्यु कारित करने का अधिकार कब होता है। टू कॉज एनी अदर हार्म अदर देन डेथ, इसका मतलब है कि मृत्यु के अलावा और कोई उपाधि कारित करने का अधिकार कब आपको मिलता है। और कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो कमिटमेंट होता है, इसका प्रवर्तन जो होता है, कब से शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है और ये कब तक बना रहता है। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये वाला प्रोविजन जो मिलेगा वो हमें मिलेगा सेक्शन 100 में, ये वाला प्रोविजन जो मिलेगा हमको 101 में मिलेगा, और ये जो प्रोविजन मिलेगा सेक्शन 102 में मिलेगा, राइट। सो आज इन तीनों से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑफ द प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आगे हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि इंजरी इन राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जरा ध्यान देना कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जरा ध्यान रखना, दो तरीके की पार्टी होती है, एक अक्यूज्ड होता है और दूसरा कौन होता है? विक्टिम होता है, जिसको हम कहते हैं एक अभियुक्त होता है और एक कौन होता है? पीड़ित होता है। ठीक है, दो पार्टीज होती है। तो अक्यूज्ड क्या करता है? कोई भी इसके ऊपर अटैक करेगा, किससे रिलेटेड ऑफेंस के बारे में? तो जो चैप्टर 16 में बता दिया गया है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, तो यहाँ पर बता दिया कि जो विक्टिम होगा इसको क्या होगा? राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इसको होगा। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में विक्टिम कौन सी इंजरी किसको कर सकता है? अक्यूज्ड को कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन सी इंजरी जो है विक्टिम अक्यूज्ड को कर सकता है, किसमें? राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, राइट। सो देखेंगे, यू गॉट माई पॉइंट। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक मैक्सिमम इंजरी की बात कर दी उन्होंने, किसकी बात की? एक मैक्सिमम इंजरी की बात की। जो मैक्सिमम इंजरी किस में आएगी? डेथ में आएगी। तो जो मैक्सिमम इंजरी होती है वो क्या कहलाती है? डेथ कहलाती है, मृत्यु कहलाती है। क्लियर? और दूसरा मिनिमम इंजरी की बात करेंगे तो मिनिमम इंजरी कहता है अदर देन डेथ की बात करता है कि मृत्यु के अलावा भी और कोई आप इंजरी कर सकते हो, उसके मतलब डेथ नहीं कर सकते। तो बेसिकली इंजरी को हम लोग क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जहां पर डेथ कॉज करने का राइट दिया गया है, तो उसका आप देखेंगे आईपीसी का जो सेक्शन 100 है वो आपको बताता है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर आप किसी पर्सन की डेथ भी कर सकते हैं, मृत्यु भी कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर आप क्या कर सकते हो? अदर देन डेथ, मतलब मृत्यु के अलावा और कोई सी भी इंजरी आप उसको कर सकते हो, और वो उसको क्या मानी गई? जस्टिफाइड मानी गई है, जो है युक्ति संगत मानी गई है। क्लियर बात यहाँ पर? तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? सेक्शन 100 की बात करेंगे, धारा 100 की बात करेंगे। सेक्शन 100 क्या कहता है? सेक्शन 100 क्या प्रोवाइड करता है? तो सेक्शन 100 आपको बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, शरीर की प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा, शरीर के बारे में बता दिया गया है कि अगर शरीर के संबंध में जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है ना, निजी प्रतिरक्षा है, ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है? तो एक्सटेंड टू द वॉलेंट्री कॉजिंग डेथ।
ठीक है, ये स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक क्या मानी गई है, यहाँ पर एक्सटेंड मानी गई। और एनी अदर हार्म टू द असाइलेंट if the offense which occasioned the exercise of the right to be any of the description hereinafter incompleted namely, उन्होंने कहा है कि यदि किसी ऑफेंस का, ठीक है, विस्तार कहाँ तक होता है, नीचे जो निम्नलिखित दशाएं दी गई 7 से 8 पॉइंट, आप 7 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, उनमें अगर वहाँ तक होता है तो किसी भी व्यक्ति का जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, उसका जो एक्सटेंट होता है, उसका जो विस्तार होता है, वो कहाँ तक होता है, स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक होता है। एक्सटेंट टू द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ, मृत्यु कारित करने तक होता है। क्लियर? तो देखेंगे वो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर बता दी गई हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली कंडीशन जो आपको बता दी गई है, वो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर बता दी गई है कि फर्स्टली सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट, ऐसी कोई एप्रीहेंशन, ऐसा कोई असॉल्ट, हमला, ऐसा कोई हमला जो क्या करता है, युक्ति संगत ऐसी आशंका प्रकट करता है, एप्रीहेंशन आशंका प्रकट करता है। कैसी आशंका? डेथ विल अदरवाइज टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच रिजल्ट, कि ऐसा जो हमला है वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगा। ऐसा हमला जिसके युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगा। तो ऐसे मामले में उसके पास अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है, अक्यूज की मृत्यु कारित भी कर सकता है, उसकी मृत्यु कारित भी कर सकता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि अगर अक्यूज जो है विक्टिम की मृत्यु कारित करने तक का हमला करता है तो उसको भी जो है अभियुक्त की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार होता है। बात समझ में आई? चलिए अब अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट, क्या बताता है यहाँ पर कि ऐसा कोई एप्रीहेंशन है, ऐसा कोई असॉल्ट है, ऐसा कोई हमला है जिससे क्या आशंका होती है, ऐसे हमले से क्या युक्तियुक्त आशंका होती है, क्या एप्रीहेंशन होता है, दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच असॉल्ट। इसका मतलब है कि ऐसे हमले का जो परिणाम होगा, ऐसी आशंका है, ऐसी युक्तियुक्त रूप से ऐसी आशंका है कि उस हमले का परिणाम क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा, घोर उपाहति होगा, घोर उपाहति होगा। तो ऐसे मामले में भी क्या किया जा सकता है, वहाँ पर ऐसे मामले में भी अभियुक्त की मृत्यु कारित कर सकता है कौन, पीड़ित पक्षकार, विक्टिम। बात समझ में है आपको यहाँ पर? अब इसके बाद देखेंगे थर्ड वाले पॉइंट को देखेंगे तो थर्डली एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर यदि हमला ऐसा है, बहुत ध्यान समझना, यदि हमला इस इंटेंशन के साथ किया गया, देखिए अभी तक जो था वो क्या था, आपका एप्रीहेंशन था, आशंका थी। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एप्रीहेंशन की बात की गई थी, आशंका की बात की गई थी, लेकिन यहाँ असॉल्ट इस इंटेंशन के साथ किया जाता है, हमला इस इंटेंशन या आशय के साथ किया जाता है। किस आशय के साथ? कमिटिंग रेप, बलात्संग को करने के आशय से किया जाता है, बलात्संग को करने के आशय से किया जाता है, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। अगर ऐसा कोई एप्रीहेंशन होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अक्यूज की डेथ कॉज कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो विस्तार होगा वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक का होगा। बात समझ में आई आपको? यू गॉट माई पॉइंट? ठीक। अब आगे अगर देखेंगे तो थर्ड के बाद अगर फोर्थ पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, फोर्थ वाला पॉइंट कहता है कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। देखिए यहाँ पर भी सेम है, असॉल्ट और इंटेंशन। कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो असॉल्ट किया जा रहा है, जो हमला किया जा रहा है, वो किस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, किस आशय के साथ किया जा रहा है? इस आशय के साथ किया जा रहा है कि वो क्या करे, अननेचुरल लस्ट करे। अननेचुरल लस्ट मतलब होता है अप्राकृतिक काम तृष्णा, काम वासना। ठीक है, मतलब इसका है कि जो गे और लेस्बियन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अननेचुरल लस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपका जरा ध्यान देना। ठीक है, तो काम तृष्णा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की आशय से अगर कोई इस तरीके का हमला करता है, इस आशय से अगर कोई हमला करता है तो वहाँ पर भी मृत्यु कारित करने का राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिफ्थ वाला पॉइंट आपको मिलता है कि असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमला किया जा रहा है, जो असॉल्ट किया जाएगा, वो इस इंटेंशन के साथ किया जाना चाहिए, इस आशय के साथ किया जाना चाहिए। किस आशय के साथ? किडनैपिंग या अबडक्टिंग करने के। इसका मतलब यहाँ पर होता है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि अपहरण या व्यपहरण या अपहरण
व्यपहरण या अपहरण करने के इंटेंशन के साथ अगर किया जाता है तब भी कैसा माना जाएगा, यहाँ पर ये जो है इसका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा उसकी मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होगा। क्लियर यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 6th वाला पॉइंट आपको मिलेगा कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authority for his release। 6th वाला पॉइंट आपसे कहता है कि यदि असॉल्ट जो है, हमला जो है, इस आशय के साथ किया जाता है, किस आशय के साथ, रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए, सदोष परिरोध करने के लिए, क्या करने के लिए, सदोष परिरोध करने के लिए अगर इस तरीके से किया जाता है। और जहां पर कहा गया है, जहां पर क्या कहा गया, उन्होंने बहुत सिंपल सी कहा कि इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए किसी पब्लिक अथॉरिटी, ध्यान देना जरा, किसी पब्लिक अथॉरिटी, किसी लोक प्राधिकारी की किसी चीज़ के रिलीज करने के लिए, अपने को छुड़वाने के लिए कोई हेल्प ना ले पाए, कोई यहाँ पर सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो ऐसे केस में जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है वो उस व्यक्ति की डेथ कॉज करने तक का होता है, मृत्यु कारित करने तक का होता है। बात समझ में आई आपको। तो ये तो हो गया 6th वाला पॉइंट। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7th वाले क्लॉज को। अगर देखेंगे कि एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रोइंग ऑन एडमिनिस्टर एसिड, कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये वाले क्लॉज को अगर आप देखोगे, ये 2013 में, ये 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था तब इसको ऐड किया गया था ना, उसके पहले ये नहीं था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था। अगर आपको याद हो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, तो उसके बाद ये जो है, ये सब जो है इंसर्ट किया गया था आपका 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में, जो कब से हुआ आपका 3 फरवरी 2013 से क्या कर दिया गया था, इसको इन्फोर्स कर दिया गया था, इस प्रोविजन को इन्फोर्स कर दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अम्ल फेंकने या फेंक देने का जो कृत्य है या उसका जो प्रयास है, अटेम्प्ट जो है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, कमीशन ऑफ ऑफेंस और अटेम्प्ट, दोनों चीज़ों की यहाँ पर बात की गई। तो ऐसे केस में उन्होंने कहा है कि यदि ये एप्रीहेंशन है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है, युक्त ये आशंका है कि उसका जो रिजल्ट होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके ग्रीवियस हर्ट में होंगे, घोर उपाति में होंगे। तो ऐसे मामले में भी जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आपको जो इंजरी करने का राइट है वो उस पर्सन की डेथ करने तक का है, उस पर्सन की मृत्यु कारित करने तक का है। क्लियर बात। चलिए अब इसके बाद देखिए जरा सेक्शन 101 आपको मिलेगा। तो सेक्शन 101 बहुत सिंपल सी बात करता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। इसका मतलब है कि ये दूसरी मिनिमम इंजरी की बात करता है, ये मिनिमम इंजरी की बात करता है, मतलब कम से कम क्षति की बात करता है, मिनिमम इंजरी की बात करता है, कम से कम क्षति की बात करता है कि कम से कम क्षति क्या की जाएगी। तो उन्होंने बहुत सिंपल से कहा कि इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन enumerated in the last preceding section, ठीक है, the right of private defense of the body doesn't extend to the voluntary causing of death, ठीक है, to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant to the any harm other than death। बहुत आसान है ये। क्या कहता है कि आईपीसी का जो सेक्शन 101 है वो उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसका उपयोग करते हुए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए, उसको एक्सरसाइज करते हुए जो हमलावार होगा या हमलावार की जो मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। तो सेक्शन 101 बताता है अदर देन डेथ के बारे में बताता है कि डेथ के अलावा भी यहाँ पर इंजरी की जा सकती है। ठीक है, यदि मामला जो है सेक्शन 100 के अंतर्गत नहीं आता, कंडीशन जो है वो सेक्शन के 100 के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए अभियुक्त जो है, एक्यूज जो है, मृत्यु के अतिरिक्त कोई अन्य अपहानि या अन्य जो इंजरी है वो करता है, यदि उसे सिद्ध करना होगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका मामला सेक्शन 99 का उल्लंघन नहीं करता है, सेक्शन 99 का वायलेशन नहीं करता है। तो जरा ध्यान देना कि सेक्शन 101 की स्टडी जो आप करोगे वो सेक्शन 99 की कंडीशन का वायलेशन नहीं करोगे, इसकी लिमिटेशन का वायलेशन आप नहीं करोगे। इस चीज़ का जरा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत मानी गई है। ठीक है, तो ये तो था आपका सेक्शन 101। अब सेक्शन 101 के बाद अगर आप देखेंगे सेक्शन 102 आपको मिलेगा, जो कहता है कि कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो पीड़ित पक्षकार होता है,
जो पीड़ित पक्षकार होता है, जो विक्टिम होता है, उसका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है, अधिकार है, वो कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ना का अधिकार जो है वो कब से स्टार्ट होता है और कब तक बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बहुत ध्यान समझना है इसको, कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, शरीर के प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, कमेंस जो प्रारंभ होता है एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी, जैसी शरीर को ऐसी युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है, अराइज है ना, फ्रॉम एन अटेम्प्ट, उसके प्रयास से, और थ्रेट और कमिट द ऑफेंस, ठीक है, थ्रू द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड एंड इट कंटिन्यूएंस एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूस। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो संपत्ति का राइट टू, जो शरीर का जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको यहाँ पर मिलता है, उसका जो अधिकार है वो कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है ना। तो उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उस समय प्रारंभ हो जाता है जैसे ही शरीर को खतरे की युक्त आशंका उत्पन्न होती है, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, खतरे का जैसी युक्त आशंका उत्पन्न होती है, तब यह मान लिया जाता है। और ये कब तक बना रहता है, कब तक ये बना रहता है, कंटिन्यूएंस कब तक रहता है, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस की बात की गई, कब तक बना रहता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा खतरे की आशंका, तब तक एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द बॉडी है ना, इट कंटिन्यूएंस, जरा ध्यान देना कि इन्होंने कहा कि कब तक बना रहता है, तो इट कंटिन्यूएंस एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूस, है ना। जब तक ऐसे शरीर के जो खतरा है, उस शरीर के लिए जो खतरा है उसकी आशंका बनी रहती है, तब तक ऐसा राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार भी क्या होता है, आपको बना रहता है। क्लियर बात। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया, सेक्शन 100 को देखा, सेक्शन 101 को देखा एंड सेक्शन 102 को देख लिया। 100, 101 और 102 के प्रोविजन हमने यहाँ पर देख लिए। क्लियर, इसको अच्छे समझने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इन केस अगर इसमें कोई आपकी क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।